आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। घरोंडा से बीजेपी के विधायक हरविंदर कल्याण हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। कल्याण साहब, स्वागत है पंजाब केसरी में आपका। धन्यवाद। कल्याण साहब, बजट पास हो गया। वित्त मंत्री मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने बजट पेश किया था, जिस पर आज मोहर लग गई। कैसे देखते हैं इस बजट को आप? देखिए, मैं इस बजट को 8.5 साल का जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सफर है, मैं उससे जोड़ के ही देखता हूं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 के लगभग अंत में आई थी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जिस समय प्रदेश की कमान संभाली थी, उस समय प्रदेश की व्यवस्थाएं बहुत चरमराई हुई थी और एक बहुत कठिन कार्य जो सुधार का है, वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने उसको शुरू किया और 8.5 वर्षों से जो सुधार की वो प्रक्रिया है, वो लगातार चल रही है। और इसी को मैं सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी मनोहर लाल जी की सरकार की मैं मानता हूं। क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत साल पहले कांग्रेस के उस समय के प्रधानमंत्री रहे हुए राजीव गांधी जी ने एक वक्तव्य दिया था और उस समय में उन्होंने एक सच्चाई बोली थी जिसकी प्रशंसा भी हुई थी। उन्होंने कहा था कि 100 पैसे अगर चलते हैं तो धरातल पर वो 15 पैसे पहुंचते हैं। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहीं से एक सफर शुरू किया। एक और विकास पर फोकस किया गया, दूसरी ओर व्यवस्थाओं को मजबूत किया गया और एक ट्रांसपेरेंसी जो एक लोगों की भी एक जरूरत है, क्योंकि लोगों की खून पसीने की जो कमाई है वही टैक्स के रूप में सरकार के पास जाते हैं और उसी को सरकार ने खर्च करना होता है, उसी की प्लानिंग करनी होती है। तो वो पारदर्शिता जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आई है, ये एक बहुत बड़ी बात है। और मैं समझता हूं कि इन 8.5 वर्षों में बहुत से बदलाव जो समय समय पर हुए हैं और वो आज भी जो बचे हुए काम हैं उसके ऊपर काम चला हुआ है। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस बजट के अंदर भी बहुत से ऐसे नए विषय जुड़कर आए हैं। हर क्षेत्र के लिए सरकार की योजनाएं हैं और समाज के हर वर्ग के लिए सरकार ने योजनाएं भी बनाई हैं। और मैं समझता हूं कि एक बहुत ही अच्छा बजट ये इस वर्ष का भी आया है। और ये 2023-24 का जो बजट है हरियाणा का, ये आने वाले समय में प्रदेश को इसी प्रकार से विकास के मार्ग पर, सुशासन के मार्ग पर आगे ले जाने का काम उसको जारी रखेगा। कांग्रेस कह रही है कि ये पुरानी बोतल में नई शराब है, खोखला बजट है। देखिए, आज मैंने सदन में भी इस बात को बोला है कि जो विपक्ष है, विपक्ष के पास कोई आधिकारिक उस तरीके की बातें नहीं होती हैं और विपक्ष की लगभग बातें जो हम महसूस करते हैं वो एक प्रकार से लोगों को बहकाने वाली और ऐसी ऐसी बातें वो बोलते हैं जो आज मुख्यमंत्री जी को भी हमने आज देखा कि मुख्यमंत्री जी ने आज बहुत सारे उनके बोले हुए वक्तव्यों को आज उन्होंने फैक्ट्स के साथ सदन के अंदर रखा है। जिस प्रकार से विपक्ष कर्जे की बात करता है, तो एक तुलनात्मक आंकड़ा आज मैंने दिया है कि जब 5 साल का शासनकाल 10 साल का शासनकाल कांग्रेस का था, तो उस समय में लगभग 450% कर्जे की वृद्धि हुई। और भारतीय जनता पार्टी का जो 9 वर्ष का शासनकाल है, इसके अंदर अगर हम उसको कंपेयर करें तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो कर्ज की वृद्धि हुई है वो बहुत कम हुई है, कहीं ना कहीं वो 225% तक हुई है। तो एक बहुत बड़ा अंतर है, जहां से पता चलता है कि सरकार का जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन है, जो वित्तीय प्रबंधन है, वो बिल्कुल मानदंडों के अंदर वो चल रहा है। और कांग्रेस की राजनीति अगर मैं कहूं कि कांग्रेस केवल आज उस सुधार प्रक्रिया में जो कमियां रहती हैं या सुधार प्रक्रिया के चलते जो कठिनाइयां लोगों को आती हैं, निश्चित रूप से जब भी सुधार कार्य होंगे बहुत मुश्किल होता है, बहुत स्लो होता है, समय लगता है नए सिस्टम्स को बनने का। ये साहस अगर किसी ने दिखाया, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने दिखाया। मगर ये भी सही है कि जब व्यवस्थाएं बदलती हैं तो सरकार को भी दिक्कतें आती हैं, अधिकारियों को भी दिक्कतें आती हैं और जिनके भले के लिए वो बदलाव होते हैं, उन आमजन, उन लोगों को भी दिक्कतें आती हैं। केवल वो जो सुधार प्रक्रिया में दिखते हैं, ये कांग्रेस पार्टी का एक एजेंडा केवल है और उसी को लेकर कांग्रेस राजनीति करती है।
कांग्रेस की राजनीति पिछले वर्षों में भी हमने देखी है कि कितने ऐसे मुद्दों पर जो समाज हित के मुद्दे थे, जो अलग अलग वर्गों के हित के वो मुद्दे थे, उसके ऊपर कांग्रेस ने अपने समय के लिए हुए फैसलों पर यू टर्न किया। तो ये कहीं ना कहीं एक कांग्रेस की एक कमजोरी, कांग्रेस का एक चरित्र और कांग्रेस की एक बौखलाहट इससे साफ दिखाई देती है कि आज कांग्रेस केवल किस विषय पर समाज को भड़काया जा सकता है, केवल वो राजनीति आज कांग्रेस की है। ओल्ड पेंशन स्कीम हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, कांग्रेस इसको मिशन 2024 में कैश करना चाहती है। देखिए, जो नई पेंशन स्कीम है ये पूरा का पूरा जब लागू हुआ वो कांग्रेस के राज में वो लागू हुआ, और मैं समझता हूं कि एक रिपोर्ट उस समय में आई थी कांग्रेस की, जब यूपीए की सरकार होती थी, उसमें एक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी तो एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, और उस समय में एक रिपोर्ट आई थी कि अगर पेंशन स्कीम के अंदर बदलाव नहीं हुआ तो 2030 तक देश दिवालिया हो जाएगा। आज माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने भी इस विषय को बड़े विस्तार से आज सदन के अंदर रखा है और सारे आंकड़े उन्होंने दिए हैं कि नई पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या फर्क है और किस प्रकार से जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर एक एक पॉइंट को उन्होंने आंकड़ों के साथ पेश किया है। तो मैं समझता हूं कि चाहे कृषि सुधार कानूनों की बात है, चाहे ओल्ड पेंशन और नई पेंशन स्कीम की बात है, या अन्य इस प्रकार के कितने ही विषय, कांग्रेस ने लगभग हर विषय पर अपनी सरकार रहते हुए उन्होंने इन विषयों को आगे बढ़ाया है, और अब केवल वो समाज को बहकाने और भड़काने के लिए उन विषयों पर यू टर्न करके कोरी राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है। बस्ताड़ा टोल प्लाजा बचाने के लिए लोग अंदर से निकलते हैं, ये एक ज्वलंत मुद्दा है जिससे गांव की सड़कें भी टूटती हैं। जो खनन लोग करते हैं, जो जिन्होंने लाइसेंस ले रखे हैं, उन लोगों के लिए भी आपने सदन पटल पर सुझाव रखे हैं कि वो अपने जो मशीनें, इक्विपमेंट जो यूज करते हैं, उसके लिए भी आपने फार्मूला इजाद करने की बात कही है। क्या है वो मुद्दा और क्या कहेंगे? देखिए, मेरी जो गरुंडा विधानसभा है इसका बहुत बड़ा एरिया जो है वो नेशनल हाईवे जीटी रोड और यमुना नदी के बीच में है, और वैसे तो ये मुद्दा पूरे स्टेट का है, पर मैंने अपनी विधानसभा का आज ये विषय उठाया है कि जहां एक और जीटी रोड पर बस्ताड़ा में हमारा टोल बूथ है, उसको बचाने के लिए, टोल बचाने के लिए हजारों की संख्या में जो गाड़ियां हैं, छोटी और बड़ी गाड़ियां जो हैं, वो कुटेल गांव से होकर निकलती हैं, और अंदर के जितने भी गांव हैं, मुबारकाबाद है, ऊंचा समाना है, बस्ताड़ा है, या इस प्रकार के जितने भी गांव हैं, उन सभी गांवों में से ये गाड़ियां टोल को बचाने के लिए निकलती हैं। और ना केवल टोल बचाने के लिए, बल्कि जो समय अतिरिक्त लगता है उसको भी बचाने के लिए ये गाड़ियां बहुत ज्यादा स्पीड पर चलती हैं। तो एक बड़ा संकट लोगों के सामने है। तो मैंने आज सदन में ये बात रखी और मैंने मांग भी आज सरकार से की है, क्योंकि ये केंद्र का विषय है, टोल टैक्स जो है वो केंद्र का विषय है, मगर मैंने आज ये विषय रखा है कि जितने भी ये गाड़ियां अंदर जाती हैं और उस कारण से जो लोगों को दिक्कतें होती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, बहुत सी मौतें होती हैं, बहुत सी दर्दनाक ऐसी घटनाएं होती हैं, बहुत लोग विकलांग भी उसमें हुए हैं, साथ ही साथ एक गर्द गोबार और जाम की स्थिति जो है वो गांव की सड़कों पे रहती है। तो मैंने ये मांग की है कि एक ऐसी योजना बनाई जाए कि संबंधित ग्राम पंचायतों के साथ प्रशासन तालमेल करके और इन व्यवस्थाओं को बनाने का काम करे, जिसमें चाहे स्पीड ब्रेकर बनाने की बात है, चाहे लो हाइट बैरियर बनाने की बात है, या इस प्रकार की जो भी जरूरतें हैं उसको पूरा किया जाए। सीसीटीवी कैमरे की मैंने बात की है, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए ताकि कोई भी गाड़ी जो रैश ड्राइविंग में कोई दुर्घटना करके निकलती है तो उस गाड़ी की पहचान हो सके और उसको पकड़ा जा सके। इसी प्रकार से मेरी विधानसभा के दूसरे छोर पे यमुना नदी है। यमुना नदी में जो माइनिंग जोन है उसमें भी इसी तरह से जो डंपर हैं, जो रेत के ट्रक हैं, डंपर हैं, वो गांवों के अंदर से होकर निकलते हैं, जिस कारण से गांवों में वही समस्या उन गांवों में भी होती है। गलियां टूटती हैं, फिरनियां टूटती हैं, नाले टूटते हैं, सड़कें टूटती हैं। तो उसके लिए भी मैंने एक सुझाव सदन में रखा है। ये विषय मैंने पहले भी एक बार उठाया था कि ऐसे सभी डंपरों को डायरेक्ट बाहर निकालने के लिए यमुना नदी के तट पर उसकी जो बांध है उसके ऊपर सड़क का निर्माण करके और सीधा जो है, जो भी नजदीक कोई मेन रोड है उसके ऊपर उसको निकाला जाए, ताकि
ग्रामीणों को दिक्कत ना हो, और उसके लिए क्योंकि माइनिंग के अंदर रेवेन्यू भी आता है काफी, और साथ ही साथ जो संबंधित सड़कें हैं माइनिंग जोन की, उनको मजबूत स्पेसिफिकेशन का बनाया जाए ताकि वो जल्दी ना टूटे। पानीपत की इंडस्ट्री घरोंडा की तरफ पलायन कर रही है, क्योंकि पानीपत में जिस तरह से देखा जाए चारों तरफ इंडस्ट्री इस वक्त हो चुकी है, उसको लेकर भी आपने कोई विचार रखे थे? देखिए, पानीपत एक टेक्सटाइल हब है और पिछले कुछ वर्षों से पानीपत की बहुत सी इंडस्ट्री साथ लगते घरोंडा विधानसभा के ग्रामीण अंचल में वो स्थापित हो रही है। हालांकि जो इंडस्ट्री हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में, लोगों को रोजगार देने में, इन सभी चीजों के लिए बहुत जरूरी है, मगर साथ ही साथ इसके कारण से जो दिक्कतें आ रही हैं उन विषयों को मैंने आज विधानसभा में रखा है, क्योंकि ऐसा देखने को मिला है कि जो ये इंडस्ट्री है, इसमें जो ईटीपी है, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, वो पूरे तरीके से कामयाब नहीं है, और उसके चलते जो वो इंडस्ट्री है उसमें जो केमिकल युक्त पानी है, उस पानी को सड़कों पर बहा दिया जाता है, टैंकरों के माध्यम से नालों में बहा दिया जाता है, और जो बोर है, ऐसी भी बातें जानकारियां आई हैं कि बोर के माध्यम से उनको नीचे जमीन में भी उतारा जाता है। लोगों की बहुत ज्यादा शिकायत पिछले समय में आई, क्योंकि बीमारियां बढ़ी हैं, स्किन की बीमारियां भी बढ़ी हैं, कैंसर के केस भी आ रहे हैं। तो मैंने अधिकारियों को ये निर्देश दिए थे कि वो जो इस विषय के ऊपर बैठक करें, तो उन्होंने इंडस्ट्री के लोगों के साथ भी बैठक की। उन्होंने जो कार्रवाई पिछले दिनों में जो हो सकती थी वो कार्रवाइयां भी की हैं, मगर उसमें से कुछ सुझाव आए हैं। जिस प्रकार से यमुनानगर जगाधरी क्षेत्र में इंडस्ट्री के लिए कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट उसका वो स्थापित सरकार ने किए हैं, तो उसी प्रकार से मैंने भी डिमांड की है कि जो इंडस्ट्री है घरोंडा विधानसभा के बरसत, अलीपुरा, हरसिंहपुरा, फरीदपुर, पूंडरी, जमालपुर, ऐसे सभी गांवों के आसपास जो इंडस्ट्री आ रही है, तो वहां के लिए भी सरकार को योजना बनाए, और ईटीपी, सीईटीपी उसको स्थापित करने की योजना बनाए, जिसमें इंडस्ट्री भी सहयोग करेगी, क्योंकि ये आने वाले समय के लिए लोगों की सेहत को मद्देनजर रखते हुए ये कदम उठाना बहुत जरूरी है, और सरकार इसके लिए योजना बनाए, ऐसा मैंने आज आग्रह किया है। मिशन 2024 यानी 1.5 साल जो बचा है, उसमें आपका टारगेट और क्या क्या है? घरोंडा को और क्या क्या दिलवाना चाहेंगे? देखिए, घरोंडा विधानसभा क्षेत्र में पिछले 8.5 वर्षों में बहुत विकास के कार्य हुए हैं, मगर यह भी सत्य है कि कोरोना काल में जो वो विकास की गति है वो एक बार रुकी थी। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी बीच में रुके, अब उनकी तरफ ले जाने के लिए चीजें आगे बढ़ रही हैं। बहुत से काम अभी भी पेंडिंग है, और बहुत सी नई परियोजनाएं भी अभी घरोंडा के अंदर लाई जा रही हैं, और मैं समझता हूं कि वर्ष 2023 इसमें हम प्रयास करेंगे कि जो भी इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी डिमांड्स, मैंने एक डिटेल डिमांड सरकार के पास मैंने बहुत से प्रस्ताव भेजे हुए हैं, और मुझे उम्मीद है कि 2023 में हम उस विकास की गति को पहले की तरह तेज गति से आगे बढ़ाएंगे, और बहुत से काम इन 2023 वर्ष के अंदर होंगे। और 2024 का जो चुनाव, जिसको अभी लगभग 1.5 साल बचा हुआ है, उससे पहले हम जो बचे हुए सभी कार्य हैं उनको पूरा करेंगे। इस बजट के अंदर घरोंडा को क्या विशेष मिला? देखिए, घरोंडा के अंदर अभी बहुत से प्रोजेक्ट चले हुए हैं, जैसे कि आपको जानकारी भी होगी कि कुटेल गांव में जो मेडिकल यूनिवर्सिटी, उसका कार्य तेजी से चला हुआ है, और उसमें कनेक्टिविटी की थोड़ी दिक्कत थी। उसके लिए जो रिंग रोड भी मंजूर हो चुका था, उसके लिए जमीन का अधिग्रहण वो भी लगभग अंतिम चरणों में है, और अगले कुछ महीनों में रिंग रोड का काम भी शुरू होगा, जिसमें लगभग 60-65% जो एरिया है, लगभग 70% जो एरिया है वो घरोंडा विधानसभा का है। तो एक बहुत बड़ी सौगात ये पूरे करनाल जिले को और खासतौर पर घरोंडा विधानसभा को मिलेगी। और उसके बाद जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर, जिसका जो निर्माणाधीन है, वो बिल्कुल मेन रोड के ऊपर आ जाएगी। और इसके अलावा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक ट्रेनिंग सेंटर, वो भी जो घरोंडा में प्रस्तावित है, वो भी काम अभी अगले कुछ महीनों में वो भी काम शुरू होगा। इसके अलावा बहुत सी ऐसे और विकास के कार्य हैं
जो आगे बढ़ेंगे। मैंने एक यमुना बेल्ट के लिए ITI की भी मैंने डिमांड रखी है, क्योंकि हमारा यमुना बेल्ट में बहुत विकास कार्य पिछले वर्षों में हुए हैं, पर अभी भी उस क्षेत्र में एक डिमांड है, लोगों की जरूरत है, और वो भी मैंने एक प्रस्ताव सरकार के पास भेजा है। साथ ही साथ एक PHC का भी निर्माण यमुना बेल्ट में हो, उसके लिए भी हमने ग्राउंड वर्क किया है, और वो भी मैंने डिमांड सरकार से रखी हुई है। इसी प्रकार से जो हमारा देहात का जो एरिया है, उसमें बहुत से ऐसे गांव हैं जिसमें हमने नए कार्यों को चिन्हित किया है, वो भी लगभग अंतिम चरण में है। उनकी मंजूरी होने के बाद वो कार्य आगे बढ़ेंगे। NCC एकेडमी का एक रुका हुआ काम जिसमें थोड़ी दिक्कतें आई थी, और वो कोर्ट में वो जो है चला गया था मामला, तो उसके लिए भी सरकार अभी आगे बढ़कर कोई स्टैंड सरकार ने लिया है। अगले दिनों में उसका फैसला होगा, और NCC एकेडमी का भी इस वर्ष में काम तेजी से आगे बढ़ेगा। इसके साथ साथ गोरंडा शहर के लिए भी हमने कुछ प्रोजेक्ट्स वो भी हमने प्लान किए हैं। तो ऐसे बहुत से काम इस वर्ष में हम पूरे करेंगे। विकास किया है, विकास करेंगे और जनता में रहकर काम करेंगे, ये एक सीधा संदेश हरविंदर कल्याण का आम जनता के लिए। और बजट को बहुत अच्छा और बेहतरीन बजट मान रहे हैं, जिसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। इसके अलावा अपने क्षेत्र की समस्याएं समय पर उठाने में भी ये कोई चूक नहीं करते। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।